जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के न्यू स्पेस द्वारा बनाए जाने वाले अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए हनीवेल प्रोवाइड करेगी एडवांस नेविगेशन सिस्टम। चीन के राष्ट्रपति अमेरिका के साथ अपने विवाद सुलझाने के लिए तैयार। मलेशिया के फाइटर वाले टेंडर में फ्रॉड होने का दावा। भारतीय रक्षा मंत्री का कहना है कि डिफेंस बजट 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने की जरूरत। और इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग भारत के एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले मामले को नहीं मानती है कोई बड़ी चिंता का विषय। यूएस फर्म हनीवेल और भारत की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। और इस एमओयू के तहत जो हनीवेल है वो अपनी एडवांस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज मिलिट्री पर्पस के लिए न्यू स्पेस द्वारा बनाए जाने वाले अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रोवाइड करेगी। और इस एमओयू के तहत दोनों कंपनी संयुक्त रूप से मिलकर इन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भी इनहेंस करने पर काम करेगी। और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ अपनी पार्टनरशिप को लेकर हनीवेल इंडिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि वे भारत के मेक इन इंडिया के लिए कमिटेड हैं और इसी के तहत वे भारत में यूएवीज वाले फील्ड में एडवांस रिसर्च को बढ़ाने के लिए नेविगेशन सिस्टम में अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटीज को लाने के लिए भी उत्साहित है। और उनके मुताबिक ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को विकसित करने की तरफ एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम होगा और साथ ही साथ ये भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने वाले विजन में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। और हनीवेल इंडियन यूएवीज के लिए अपने जिस नेविगेशन सिस्टम को प्रोवाइड करेगी तो उसके अंदर कॉम्पैक्ट इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, एक रडार बेस्ड वेलोसिटी एडिंग सिस्टम और एंटी जैमिंग सिस्टम भी इंक्लूड रहेंगे। और ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर प्रोटेक्शन के लिए मल्टीपल लेयर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि कमर्शियल और मिलिट्री दोनों ही ऑपरेटर्स को डे नाइट एनवायरमेंट्स में भी एक ऑटोनॉमस बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद करेगा। और कंपनी ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि इस कोलैबोरेशन के तहत वे भारत में यूएवी नेविगेशन सॉल्यूशंस की इंजीनियरिंग और टेस्टिंग में कोलैबोरेट करेंगे। और हनीवेल का जो नेविगेशन सिस्टम है ये अपने एंटी जैमिंग, इनिशियल नेविगेशन, अल्टरनेटिव नेविगेशन सिस्टम तो इस तरह के अलग अलग फीचर्स के माध्यम से एक जीएनएसएस डिनाइड एनवायरनमेंट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स को काउंटर करने में मदद करेगा। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि यूएवीज के मामले में नेविगेट करने के लिए जो जीएनएसएस बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, जीएनएसएस का फुल फॉर्म हुआ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो यही सिस्टम्स यूएवीज के नेविगेशन के लिए प्राइमरी सोर्स होते हैं। लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि इसे जैमिंग, स्पूफिंग, इस तरह की अलग अलग बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। और इसलिए हनीवेल का यह कहना है कि जिस तरह का नेविगेशन सिस्टम वे भारत के यूएवीज के लिए प्रोवाइड करेंगे तो वो इन सभी बाधाओं को काउंटर करने में सक्षम होगा। बाकी आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु बेस्ड जो ये न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज है ये कई अलग अलग तरह के अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने पर काम कर रही है और जिसमें से एक कैट्स प्रोग्राम भी है जिस पर एचएएल के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और कैट्स प्रोग्राम के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और जबकि इसी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने पिछले साल ही इंडियन आर्मी को 100 स्वार्म ड्रोन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी जीता था। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ताइवान को लेकर चीन और यूएसए के बीच भी एक तरह का तनाव बना हुआ है। तो अब इस तनाव के बीच आज सोमवार को यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट एक दूसरे के आमने सामने आए थे और अपने एक ओपन रिमार्क में प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना था कि वे और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट यानी कि शी जिनपिंग तो उनके पास जिम्मेदारी है कि वे ये दिखाएं कि उनके राष्ट्र अपने बीच के डिफरेंसेस को भी मैनेज कर सकते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान भी कर सकते हैं जिससे दोनों देशों के बीच का कॉपरेशन बढ़ाया जाए। और इसके जवाब में चीनी राष्ट्रपति का यही कहना था कि वे अपने यूएस काउंटर पार्ट के साथ इन डेप्थ व्यूज को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। और शी जिनपिंग के साथ यूएस प्रेसिडेंट की जो मुलाकात है तो अभी के समय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वो इस बात को भी साबित करेगी कि यूएस प्रेसिडेंट अपने पुराने वादों पर कितना रहते हैं और जो कि उन्होंने ताइवान को लेकर कहा था कि यूएस हमेशा ताइवान को डिफेंड करने के लिए तैयार है। और एक खास बात यह भी है कि जो बाइडेन से शी जिनपिंग करीब 11 साल बाद मुलाकात कर रहे हैं। पिछली बार जब दोनों लीडर्स मिले थे तब उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और उस समय इन दोनों की मुलाकात करीब 85 मिनट तक चली थी। लेकिन उसके बाद रिश्ते बिगड़ते चले गए और यूएस और चीन के बीच बातचीत का सिलसिला थम गया। और बाकी अब जैसे कि चीन के राष्ट्रपति का भी कहना है कि वह अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को मिटाने के लिए सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। बाकी इसके अलावा अभी हाल ही में ताइवान की प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा गया है कि उनके लाइफ का मिशन है इस बात को सुनिश्चित करना कि ताइवान हमेशा ताइवान के लोगों का ही रहे। और बाकी जब भी बात होती है चाइना और ताइवान की तो अक्सर कई लोगों के मन में अब ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर मान लीजिए वाकई में चाइना और ताइवान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो क्या उसका हाल भी रशिया और यूक्रेन की तरह होगा या उसके विपरीत होगा। क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा चलेगा और फिर ये धीरे धीरे पूरी दुनिया को ही प्रभावित करेगा। तो इसलिए क्या इस तरह की स्थिति चाइना और ताइवान के बीच के विवाद में बन सकती है, तो इस तरह के सवाल आपके मन में जरूर रहते होंगे। तो अगर आप इस तरह के सवालों को जवाब जानना चाहते हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे चाइना वर्सेस ताइवान नाम की एक खास ऑडियो बुक जो कि उपलब्ध है भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू एफएम पर। इस ऑडियो बुक का जो पहला पार्ट है वो हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है
और इस ऑडियो बुक से आपको चाइना और ताइवान के बीच का जो विवाद है वो कहाँ से शुरू हुआ, इसमें किस किस तरह के बीच में स्थिति पैदा हुई और ताइवान का भविष्य क्या रहने वाला है, तो ऐसे ही कई सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिलेंगे। और चूंकि ये एक ऑडियो बुक है तो इसको आप अपने हेडफोन लगाकर कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। और आप में से जो भी व्यूअर्स आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो केवल उन्हीं के लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है, और वो ये है कि अगर आप हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करके इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो वो तो आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ आप में से 100 लकी यूजर्स इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन में 100% कैशबैक भी जीत सकते हैं। बस ये ध्यान रहे, ये जो खास ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो अगर आप इस यूनिक प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मौजूद इस चाइना वर्सेस ताइवान वाली ऑडियो बुक से कई ऐसे सवालों के जवाब जान सकते हैं जिनको आपको जानने की काफ़ी इच्छा है। मलेशियन वेबसाइट सर्वागरिपोर्ट.org की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में मलेशिया के एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से मलेशिया के फाइटर लीड इन ट्रेनर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाले टेंडर के बारे में कई बड़े खुलासे किए गए, जैसे कि मलेशिया के ब्रिगेडियर जनरल मलेशिया के इस फाइटर वाले टेंडर की खरीद की वैधता पर संदेह जताया है और इसी के साथ उन्होंने मलेशिया के ही UAVs वाले डिफेंस टेंडर पर भी सवाल उठाए हैं और उनका ये कहना है कि इन दोनों ही टेंडर्स में प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं किए गए हैं। और उन्होंने इस बात का भी संदेह जताया कि इस टेंडर को पहले से ही निर्धारित कर दिए गए सिस्टम्स की तरफ मैनिपुलेट किया गया है, जिसमें से ड्रोन्स के मामले में एनका UAS और फाइटर ट्रेनर के मामले में साउथ कोरिया का FA-50 है। और उनका ये भी दावा है कि कोरियंस को फेवर करने के लिए इस फाइटर ट्रेनर वाले टेंडर में FA-50 को जिताया गया है और जबकि बाकी के अदर बिडर्स जो कि कोरियन फाइटर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा सस्ते और सुपीरियर थे तो उसके बावजूद भी उन्हें इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आपको ये भी क्लियर कर दें कि फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक मलेशिया की तरफ से ऑफिशियल लेवल पर इस फाइटर ट्रेनर वाले टेंडर की विनर की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन जिस हिसाब से मलेशियन मीडिया की तरफ से दावा किए जा रहे हैं तो अगर वो सभी दावे सच होते हैं तो फिर निश्चित रूप से इस टेंडर का विनर साउथ कोरिया ही होने वाला है। और बाकी ब्रिगेडियर जनरल लाओ के इन सारे दावों को एक लाइन में कहा जाए तो सीधे सीधे उनको कहने का मतलब ये है कि मलेशिया के डिफेंस में जो ये ओपन टेंडर्स हैं ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए है, बाकी असलियत में इनमें फ्रॉड होता है और इसके जो विनर्स हैं वो पहले से ही चुन लिए जाते हैं और इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंट, प्रोफेशनल या फेयर प्रोसेस इंक्लूड नहीं रहती है। और कुल मिलाकर कहा जाए पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक DRDO ने सफलतापूर्वक अपनी तरह की पहली एवलांच रडार अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दी है और इस खास इनिशिएटिव को लीड करने वाली डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि DGRE, तो इसके ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर एवलांचिंग के इनिशियल फेज में हम एक्टिव सेंसर्स के माध्यम से स्नो एवलांचेस को सफलतापूर्वक डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये हमें एक बेहद ही कीमती समय देगा जिसे हमारे लोगों को वार्न करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। और DGRE ने नॉर्थ सिक्किम रीजन में अत्याधुनिक डॉपलर एवलांच रडार को इंस्टॉल और लॉन्च करने के लिए इंडियन आर्मी की 33 कोर के साथ कोलैबोरेट किया है। बाकी इसके अलावा दिल्ली में आयोजित डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें हमारा डिफेंस बजट 6 लाख करोड़ रुपीस तक एक्सपेंड करने की जरूरत है। और इसी के साथ ये भी बहुत जरूरी है कि देश की कॉम्बैट रेडीनेस को अचीव करने के लिए जो मौजूदा बजट है उसे समय पर इस्तेमाल भी किया जाए। रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि दुनिया में सभी संसाधन सीमित हैं। यही बात किसी राष्ट्र और उसके रक्षा क्षेत्र पर भी लागू होती है। ऐसे में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अत्यंत आवश्यकता होती है। और जब मैं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा तात्पर्य 2 बातों से है। पहला, जो रिसोर्सेस हैं उनका सही जगह पर इस्तेमाल हो। दूसरा, उनकी किसी प्रकार से वेस्टेज ना हो। और उनका यह भी कहना था कि देश की जो कॉम्बैट रेडीनेस है वो केवल पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध होने से नहीं है, बल्कि इसको सुनिश्चित करने के लिए एक क्विक और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग भी जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें भी देश की कॉम्बैट रेडीनेस को काफी प्रभावित करती हैं। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रक्षा मंत्री ने डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को ये भी सजेस्ट किया है कि अगर मंत्रालय कहीं पर कम स्पेंड कर रहा है तो वो हमको सजेस्ट करे कि हमें कहाँ पे स्पेंड ज्यादा करना है, वरना अगले बजट में इससे प्रॉब्लम होगी। डिफेंस बजट अभी करीब 5.25 लाख करोड़ रुपीस है, लेकिन ये 6 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि जो फंड है वो समय पर स्पेंड भी किया जाए। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि UN की एक ऐसी महत्वपूर्ण एजेंसी है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने मेंबर कंट्रीज और कई पार्टिसिपेंट्स के साथ काम करती है। तो जो इस साल 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल एक्सीडेंटली फायर होकर पाकिस्तान में चली गई थी और जिसके बाद हमारे निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान ने दुनिया भर में हल्ला किया था कि भारत न्यूक्लियर वेपन्स के साथ दुनिया के लिए खतरा है, वो गैर जिम्मेदाराना है, वगैरह वगैरह। हालांकि उससे हुआ तो कुछ नहीं, बस ये कि पाकिस्तान की बेइज्जती की लिस्ट में एक नया रिकॉर्ड और जुड़ गया।
और फिर बाद में यूएस प्रेसिडेंट ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भारत को तो नहीं लेकिन पाकिस्तान को खतरा जरूर बताया था। पर खैर वो बात की बात है। हम आपको ये बताते हैं कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA का ये कहना है कि अभी हाल ही में भारत की जो एक मिसाइल एक्सीडेंटली फायर होकर पाकिस्तान में चली गई थी, तो वे इस घटना को किसी चिंता के रूप में नहीं देखते हैं। और ये जो इंसिडेंट था ये भारत में न्यूक्लियर वेपन्स और मटेरियल की सेफ्टी पर भी कोई सवाल नहीं उठाता है। और ये बात IAEA के डायरेक्टर जनरल राफाएल मारियानो ग्रोसी ने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक खास इंटरव्यू में कही है। और उनका ये कहना था कि इस इंसिडेंट पर ऐसा कोई इशू है नहीं जिस पर उन्हें इंडियन गवर्नमेंट के साथ बात करने की जरूरत है। जबकि IAEA के प्रमुख तो भारत को नई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर देखते हैं। उनका कहना था कि यह सच है कि भारत में न्यूक्लियर इंडस्ट्री उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जिस रफ्तार की उम्मीद कई लोगों ने करी थी, लेकिन इसमें जो तेजी है वो कभी भी आ सकती है। भारत में एक अविश्वसनीय गतिशीलता और तकनीकी आधार है जो इस संबंध में निर्णय लेने पर बहुत जल्दी अनुमति देगा। और मैं केवल कुछ ही देशों के बारे में सोच सकता हूँ या शायद उससे भी कम, जो बहुत तेजी से अपनी परमाणु ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 के तीसरे एडिशन को 15 से 16 नवंबर तक कंडक्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि जो ये नेशनल लेवल की कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल है, तो इसे 2018 में कंसेप्चुलाइज किया गया था। और इस दौरान इसे कई सारे मेजर्स को वैलिडेट किया जाता है जिससे हमारे देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को इनहेंस किया जा सके और 26/11 जैसी घटना दोबारा ना घटे। बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि CIA के डायरेक्टर अपने रशियन इंटेलिजेंस काउंटरपार्ट के साथ एक मीटिंग करेंगे और जिसमें वे उन परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि रशिया द्वारा यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने के बाद बन सकते हैं। और ये जो मीटिंग है ये टर्की में होनी है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही मनजिंदर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1962 में चीनियों के खिलाफ लड़ते हुए राइफलमैन मदन सिंह रावत वीर गति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2002 में एक MiG-21 क्रैश में फ्लाइंग ऑफिसर अभिमन्यु सिंह चौहान ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज ही का वो दिन है जब भारत की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि SFF की भी स्थापना हुई थी। और अगर आप भारत की इस खास स्पेशल फोर्स SFF के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इन पर भी एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपके लिए आज का सवाल, फैंटम्स ऑफ चिटगोंग ये किसका निकनेम है? और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कुकू FM प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना ना भूलें। और अगर आप इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं तो हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल सके। बस ध्यान रहे जो ये ऑफर है केवल फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।